हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोगों की गेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब गेट एग्ज़ाम को बहुत ही कम दिन रह गए हैं, अराउंड 40-45 डेज़ रह गए हैं। तो आई थिंक मुझे एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लास्ट मंथ में शेयर करनी चाहिए थी कि अब लास्ट 30 डेज़ लगभग आने वाले हैं, तो उसमें आपको गेट का किस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे, आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, तो आप उसे फॉलो कीजिए। बट किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रेटजी बना के चलिए और उसे फॉलो कीजिए, तभी आप बहुत अच्छे से सक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सोशल लिंक्स फेसबुक व्हाट्सएप में से शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। गाइज़, कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ अच्छी स्ट्रेटजी, कुछ एनालिसिस करते हैं और उस हिसाब से तैयारी करते हैं। कुछ लोग केवल हार्ड वर्क करें तो हार्ड वर्क से केवल सफलता नहीं मिलती। हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्टनेस ज़रूरी है, स्मार्ट प्रिपरेशन ज़रूरी है, और वो आएगी आपकी सही स्ट्रेटजी से। और आप सही स्ट्रेटजी केवल तभी बना पाएंगे जब आपको एनालिसिस होगा उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डेटा होंगे, तभी आप उसका सही स्ट्रेटजी बना पाएंगे और सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो इसमें मैं कुछ एनालिसिस भी, जैसे प्रीवियस आप गूगल में सर्च करें और फाइंड आउट करें कि टॉपर्स की जो मार्क्स होते हैं वो कितने आते हैं और लगभग कितने मार्क्स में आपको कितने रैंक मिलते हैं। तो टॉपर्स के भी जो मार्क्स जो होते हैं 100 आउट ऑफ 100 तो होते नहीं हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, वो 100 में 100 तो आते नहीं हैं, ठीक है। जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं वो लगभग कभी 80, 89, 85, 90, 75, कई बार इस तरह से वेरी करते हैं। टॉपर्स के मार्क्स मीन्स जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है उसके मार्क्स, ओके। तो अगर आपके 70 से 80 मार्क्स भी अगर आ जाएँ, तो अगर आते हैं तो हो सकता है आपका रैंक अंडर 100 और अंडर 200 हो, ओके। तो आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गेट एग्ज़ाम में कि मेरे से हर एक क्वेश्चन और 100 आउट ऑफ 100 सही बने, ऐसा बने। आपको एकदम हार्ड कोर एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह के गेट एग्ज़ाम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, सॉलिड अटैम्प्ट करें, एकदम कॉन्फिडेंस हो और कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट करें। देखो गाइज, लास्ट जो मंथ होता है, लास्ट मंथ मीन्स लगभग 30 डेज़ जब बचे हों एग्ज़ाम के, तब आपको जो भी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अब तक जो तैयारी करते आए हैं, उस तैयारी को आप वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, ओके। स्टॉप कर दीजिए मीन्स अब कुछ भी आप नया मत पढ़िए। अब आपका टाइम शुरू होता है रिवीजन का। 30 डेज़ जो हैं वो गेट एग्ज़ाम के रिवीजन के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। गेट के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो 30 डेज़ इज़ लाइक रिवीजन के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो 30 डेज़ अगर केवल बचे हैं तो आप कुछ भी चीज़ अब नया पढ़ना तो छोड़ दीजिए। जितना चीज़ आपने अब तक पढ़ा है केवल उसे ही रिवाइज़ कीजिए। पहली बात तो ये है। तो रिवाइज़ करने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाएं? रिवाइज़ करने के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट्स, जैसे जानते हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने सारे सब्जेक्ट्स को लिख लिया, ओके। आप अपने ब्रांचेस के सारे सब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं और आप प्रीवियस 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये एनालिसिस आप कैसे करेंगे? ये एनालिसिस करने के लिए आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर्स फाइंड आउट करके उसमें एक एक क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर मेड इजी का जो बुक होता है, जिसमें कि प्रीवियस गेट ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, उसमें इस तरह से एनालिसिस करके दिया होता है। इस एनालिसिस में आप देख सकते हैं सन 1987 से लेकर के 2016 तक पूरा दिया हुआ है। तो आपको पूरे 1987 से लेकर पूरा एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट बस 10 ईयर्स के जो ये मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो आपको ये मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, ओके। और फिर इस
इसको आप क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसे अरेंज कर लेंगे तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और लिस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। इसको मार्क्स वाइज अरेंज करने से ये भी आप देखिए, इस मार्क्स देखिए 15 मार्क्स का जनरल एबिलिटी आता है, जिसमें 7.5 मार्क्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चन आता है और 7.5 मार्क्स के वर्बल एबिलिटी मीन्स इंग्लिश टाइप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में 13 मार्क्स का। तो इस तरह से हम अगर देखें तो केवल मैं फर्स्ट अगर 5 सब्जेक्ट्स को भी अगर ऐड करूं तो मुझे लगभग 70 मार्क्स के लगभग तो फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स में ही कवर हो जा रहे हैं। अगर मैं केवल इन 5 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन इतने अच्छे से कर लूँ कि मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो इतने में ही मैं लगभग अंडर 200 मार्क्स रैंक ला सकता हूँ। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपके जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हों, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इतने ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो कि आप उसके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। बट ऐसे हो सकता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट जैसे होते हैं जो आपको बहुत ईजी लगते हैं और जिसकी प्रिपरेशन आप क्या कहते हैं कि इतने अच्छे से रहती है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसे वो मुझसे नहीं छूटेगा, वो मैं सॉल्व कर ही लूँगा। तो आप क्या करें, रिवीजन के लिए सबसे पहले चयन करें ऐसे सब्जेक्ट्स का जो पहले क्या हो, हाई स्कोरिंग हो। पहला तो क्या हो, हाई स्कोरिंग हो। दूसरा वो आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सब्जेक्ट में, आपको ये लगे कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए ईजी है, इसको मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इस तरह से अगर आपको लगे तो उस तरह के सब्जेक्ट्स और उस तरह के जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो और जो आप जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, रिवीजन करना वहाँ से स्टार्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को एकदम सिक्योर कर सकें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकें। तो उस हिसाब से आप क्या कीजिए, इसे नंबरिंग कर लीजिए। लेट सपोज मैं इसे नंबरिंग करता हूँ। सबसे पहले लेट सपोज मैं चालू करूँगा जनरल स्टडी को रिवीजन करना। दूसरा मैं चालू करूँगा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ। तीसरा मैं चालू करूँगा मैं डिजिटल सर्किट्स, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटते, तो तीसरा मैं इसको चालू करूँगा, हालांकि ये लो स्कोरिंग है। तो इस तरह से मैं अपना एक ऑर्डर बना लूँगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स को पहले रिवीजन करना है और कौन से सब्जेक्ट्स को बाद में रिवीजन करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक ऑर्डर बना लिया कि मेरे को पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, फिर दूसरा में ये सब्जेक्ट रिवीजन करना है, तीसरा में ये। तो ये एक मैंने क्या किया, ऑर्डर बना लिया। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने डेज हैं, टोटल है हमारे पास 30 डेज़ रिवीजन के लिए। तो 30 डेज़ हैं हमारे पास, सब्जेक्ट्स हैं कितने, 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो 10 सब्जेक्ट्स को 30 डेज़ में रिवीजन करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, हर सब्जेक्ट्स को मैं दूंगा 2-2 दिन। इस सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए 2 दिन, इस सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए 2 दिन, हर सब्जेक्ट्स को मैं रिवीजन करूँगा के लिए दूंगा 2-2 दिन। ओके, सबसे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स को 2 डेज अलॉट कर दिए। अब इसमें से इसमें से जो कुछ सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो लेंदी हों या फिर जो टफ हों, जिसका रिवीजन मुझसे 2 दिन में ना हो पाए। ओके, जिसका रिवीजन 2 दिन ना हो पाए, हो सकता है उसके रिवीजन के लिए मुझे 3 दिन लगे, हो सकता है किसी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए मुझे 4 दिन भी लगे। तो ऐसे जो हार्ड सब्जेक्ट हैं या फिर जो लेंदी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैं कुछ एडिशनल और डेज अलॉट कर दूंगा। मीन्स लाइक लेट सपोज कम्युनिकेशन सिस्टम एक सपोज लेंदी सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको एक एक्स्ट्रा दिन अलॉट कर दे रहा हूँ। लेट सपोज हमारे पास एनालॉग सर्किट, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक दिन एक्स्ट्रा प्रिपेयर करूँ तो इसको मैं एक्स्ट्रा अलॉट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टफ लगता है मेरे को, मान लो, तो मैं इसे क्या किया, एक एक्स्ट्रा दिन अलॉट कर दिया। तो इस तरह से 3 या 4 डेज आप क्या कीजिए, जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं या लेंदी लगते हैं, जो लगता है आपसे 2 दिन में रिवाइज नहीं हो पाएंगे, तो उसमें आप क्या कीजिए, एक्स्ट्रा दिन ऐड कर दीजिए। तो अब हमारे पास 30 डेज़ में से कितने डेज़, 30 डेज़ में से हमने 10 सब्जेक्ट्स को अलॉट किया 20 डेज़। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, 20 डेज़ ख़त्म। उसमें से कुछ हार्ड सब्जेक्ट्स को मैंने अलॉट किए एक्स्ट्रा 1 डेज़। तो लेट सपोज 3 हार्ड सब्जेक्ट्स थे तो उनको मैंने 3 डेज़ एक्स्ट्रा अलॉट किए। अपने पास हो गए टोटल 23 डे ख़त्म हो गए। ओके, उसमें से अब जो ये तो रिवीजन वाले डे हो गए। उसके बाद हमारा होता है टेस्ट सीरीज़, जो हम लोग कंबाइंड जो सब्जेक्ट्स का एक टेस्ट सीरीज़ होता है। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया कर रखा है,
मेड इजी का, एस एकेडमी का, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, तो आप एक जो कंबाइंड टेस्ट होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टेस्ट को दीजिए। और आप होल डे, पूरा होल डे उस टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए, प्लस उस टेस्ट सीरीज़ में जो आपसे गलतियां होंगी, ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज़ देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, जितना कि उस टेस्ट सीरीज़ में किए गए अपने गलती को एनालाइज करना। टेस्ट सीरीज देना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए नहीं कि आप अपने आप को रैंक कर पाएँ कि कहाँ पर आप आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि आप उस टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और उस गलतियों से आप क्या सीख रहे हैं। टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करती हैं कि ताकि आप वो सिली मिस्टेक्स, वो गलतियाँ या फिर वो आप मेन एग्ज़ाम में ना करें। मेन उसका उद्देश्य वही है। तो आप पूरा का पूरा 2 दिन रिजर्व रखिए टेस्ट सीरीज़ देने, प्लस उससे में हुई गलतियों को एनालाइज करने, उसमें जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप दो डे उसके लिए रिजर्व रखिए। तो आपके पास कितने डेज़ हो गए? 25 डेज़ ख़त्म। 25 डेज़ में आपका सारे सब्जेक्ट्स एक बार रिवीजन हो गए, जो हार्ड सब्जेक्ट्स है वो एक एक्स्ट्रा डे लेके रिवीजन हो गए, और आपने टेस्ट सीरीज़ भी जो अटेंड कर लिया। ओके, अब देखिए ये सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, एक आध सब्जेक्ट तो है नहीं, पूरे 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको जब आप पहला सब्जेक्ट का रिवीजन करना चालू किए, जब 10 सब्जेक्ट तक पहुँचे, हो सकता है आप पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए हों। तो एक काम कीजिएगा, जब आप रिवाइज़ करें तो एक शॉर्ट हैंडबुक अपने पास रखिए, नोटबुक, जिसमें जो एकदम शॉर्ट, एकदम क्विक रिवीजन वाले जो आपके जो चीज़ें हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ फार्मूले हो सकते हैं, कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं जो आप हो सकता है रिवीजन बार बार हो सकता है भूल जाएं, जिस चीज़ को, उसको आप लिखते चल दिए उस नोटपैड में, उसको लिखते चलिए रिवीजन करते वक्त, और उसको केवल आप देखेंगे लास्ट के 3 डेज़ में। लास्ट के 3 डेज़ को कहेंगे हम क्विक रिवीजन डेज। एकदम क्विक रिवीजन करना है आपको, क्विक रिवीजन करना है केवल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का, और जो ऐसी चीज़ों का जिसको आप लगता है कि आप भूल सकते हैं, उसको आप जल्दी से एक डायरी में जब आप रिवीजन करते होंगे तो नोट करते जाइए, और केवल उसको क्विक रिवीजन करते वक्त 3 डेज़ लीजिए उसको। और अगर आपको कुछ चीज़ें भूल रहे हैं लग रहा है तो 3 डेज़ इज़ सफिशिएंट फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। अब आपके पास हो गए 28 डेज़। अभी भी आपके पास दो डेज़ बचे हैं। उन 2 डेज़ में आपको क्या करना है? 2 डेज़ में, उन 2 डेज़ में आपको कुछ नहीं करना है। ये 2 डेज़ को आप रखिए स्पेयर डेज़, इसे कहूँगा मैं स्पेयर डेज़। स्पेयर डेज़ क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए आप कुछ भी प्लान बना लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपका प्लान 100% वैसा ही एग्जीक्यूट हो जैसा आपने प्लान बनाया है। हो सकता है कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स को दिए हों 3 डेज़ का टाइम, बट हो सकता है आपको उसमें लग जाएँ 4 डेज़ 4 डेज़ लग जाएँ उसमें। तो ऐसा होता ही है जनरली गाइज, ऐसा होता ही है। लाइफ हमेशा वैसे नहीं चलती जैसा हम उसे प्लान करते हैं, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आप उसको भी लेके चलिए, आप ये भी मान के चलिए कि जैसा मैंने प्लान बनाया है एग्जैक्टली हो सकता है वैसा एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए भी आप 2 डेज़ स्पेयर में लेके चलिए। गाइज मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई है वो एकदम इतना टाइट हो जाता है कि तब लगता है कि नहीं मुझे कुछ स्पेयर डेज़ लेके चलने चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप एटलीस्ट 2 डेज़ स्पेयर डे लेके चलिए, जिसमें अगर आपको जो ये प्लान बनाए हैं उसमें से अगर आपका कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ ज़्यादा दिन लगते हैं, कुछ रीज़न में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो कवर हो जाएगा। तो आई थिंक और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात और कि आप ये जो भी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्लान बनाएं, उस प्लान का एक पेपर में लिख के डेट वाइज एक अपने जहाँ भी आप तैयारी करते होंगे सामने में चिपका कर रखिए, ताकि आप वो प्लान हमेशा आपको दिखे, आप उसे भूलें नहीं। केवल मन में प्लान या फिर किसी कॉपी में लिख के प्लान मत बनाइए। जो भी प्लान बनाइए उसे पेपर में लिख के जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं उसे अपने सामने रखिए, ताकि हमेशा वो प्लान आपके सामने रहे और आप उसे फॉलो कर पाएँ। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आप शुरू में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाई स्कोरिंग और जो आपके लिए ईजी सब्जेक्ट हैं उसको आप तैयारी करते रहेंगे, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कैप्चर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मतलब आप उस पर कर पाएंगे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, और अगर आपके पास इससे अच्छी कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है या फिर कुछ भी सजेशन या क्वेरी है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।